गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर चल रहा है, यानी कि संचार वाला चैप्टर चल रहा है, उसके हम लोग अगले पार्ट पे और अंतिम पार्ट पे, ठीक है, अंतिम पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जो है ढंग से चीज़ों को समझें। जो भी बहनें हमारी क्लास ले रही हैं, हमसे जुड़ी हुई हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं आया तो जो है कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट क्या होगा सर, यहाँ समझ में नहीं आया सर, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में सबके क्वेश्चंस का जवाब दूँ। चलिए शुरू करते हैं। संचार के प्रकार पे, यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है क्या पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन के कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है उसको पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के प्रकार। संचार प्रक्रिया को कई रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक, तकनीकी और गैर तकनीकी, भागीदारी और गैर भागीदारी, ठीक है, औपचारिक और व अनौपचारिक, ठीक है, आदि। हालांकि यह वर्गीकृत जो है आपस में ओवरलैपिंग व मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलेगा जुलेगा। ठीक है, अब देखिए शाब्दिक अशाब्दिक है तो यह जो है शब्दों पे के होने पर न होने पर वो जो है डिपेंड करेगा इसका बंटवारा। तकनीकी और गैर तकनीकी है तो जो है उसमें तकनीकी है कि नहीं संचार में, और नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। भागीदारी और गैर भागीदारी मतलब कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। औपचारिक अनौपचारिक आप जान चुके हैं, ठीक है, कि औपचारिक और अनौपचारिक जो है क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि संचार क्या होता है। ठीक है, तो एक दूसरे से ओवरलैपिंग तो करेगा ही करेगा, उससे मतलब नहीं है। किस बेसिस पे बांटा जा रहा है चीज़ों को, हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चीज़ों को बांट सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। अब एक सामान्य वर्गीकरण आता है कि सामान्य वर्गीकरण क्या है, उस पर ध्यान दे रहे हैं कि सामान्य रूप से वर्गीकरण जो होता है वो होता है इंट्रापर्सनल और होता है पारस्परिक, यानी कि इंटरपर्सनल। ठीक है, देखिए ये जो दो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत आती हैं, ठीक है, बहुत आती है और हर जगह किसी ना किसी पार्ट में जो डिपेंड कर जाती है। देखिए, तो इंट्रा मतलब होता है अपने आप, सिस्टम के अंदर ही अंदर, ठीक है, सिस्टम के ही अंदर। और इंट्रा का मतलब और इंटर का मतलब होता है कि दो के बीच, तीन के बीच, चार के बीच, पाँच के बीच, ठीक है, ये दो के बीच ऐसे। तो इंट्रा समझिए कि सिस्टम के अंदर ही अंदर होता है कोई चीज़, और इंटर का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सिस्टम के बीच। ठीक है, तो देखिए अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो है इंट्रा पर्सनल संचार क्या है और इंटर पर्सनल संचार क्या है, यानी कि पारस्परिक संचार क्या है। शब्दों पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, मैक्सिमम खेल जो है शब्दों का होता है। जो भी बंटवारा होता है या हम लोग जो पढ़ाई लिखाई में प्रयोग करते हैं, अगर शब्दों को ध्यान दें, कीवर्ड्स को ध्यान दें, तो आधे से अधिक जो है काम वहीं से हो जाता है। जो समझने की प्रक्रिया है उसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इंट्रापर्सनल की बात हो रही है। यह असल में व्यक्ति का अपना चिंतन, व्यक्तिगत परछाई व ध्यान से संबंधित होता है, जो वह दिव्य के साथ करता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अपने आप से बातचीत करना। ठीक है, अपने आप से बातचीत करना, कहने का मतलब आप ही अपने आप से कहो। जैसे हम मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट पर्पज से क्या होता है कि देखिए भैया, हमारे इतने कोर्स कंप्लीट नहीं हैं, हमको जो है इतने दिन के अंदर जो है इतना कोर्स कंप्लीट करना ही करना है, हमको कैसे भी सिलेक्शन लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा समय निकला जा रहा है और नौकरी की देख ही रहे हैं। सब आपके अपने आप दिमाग में सब चीज़ें आती रहती हैं कि कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, हम यहाँ लापरवाही कर रहे हैं, यहाँ समय गंवा रहे हैं, यहाँ पे हमको गड़बड़ियाँ हो रही हैं, यहाँ अच्छा चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब अपने आप से आप बात करते हैं किसी चीज़ पे, किसी पॉइंट पे, तो वो होता है इंट्रापर्सनल, अपने आप में। ठीक है, अपने आप से बातचीत करना, ये भी संचार हो रहा है, अपने आप से संचार हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अपने आप से संदेशों का क्या हो रहा है, संचार हो रहा है। अपने आप से आप हर चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, यह अधिकतर व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाओं के समय अपने ईश्वर से करता है। अधिकतर होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। तो लोग जब ईश्वर से बात करते हैं तो अपने आप से बात करते हैं, आत्मा परमात्मा को मिलन से बात करते हैं, ऐसे सब चलता रहता है। तो अध्यात्म में इन सब चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया गया है इंट्रापर्सनल संचार का। फिलहाल जो है, जब भी आप अपने आप से बात करते हैं किसी मैटर पे, तो समझिए कि जो है इंट्रापर्सनल संचार हो रहा है, अपने आप से हो रहा है। जो भी संचार वो इंट्रापर्सनल संचार है। आगे बढ़ते हैं पारस्परिक संचार पे, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे आ रहे हैं। देखिए, सबसे सामान्य संचार का प्रकार है ये, सामान्यतः यही संचार का प्रकार है जिसमें लोग एक दूसरे से, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। किसका? संदेश का, ज्ञान का, अपने विचार का। ठीक है, ये दो लोगों के बीच का वार्ता है जो आमने सामने बैठकर कर सकते हैं।
दो लोगों के बीच का वार्ता है, कई लोगों के बीच का वार्ता हो सकता है। इसमें इशारों का भी प्रयोग किया जा सकता है, हाव भाव का प्रयोग किया जा सकता है, का समावेश होता है। यह संसार का सबसे बेहतर तरीका है। इसमें एक व्यक्ति अपने विचार को सोच कर को दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। दो प्रकार के हो सकता है, ठीक है। देखिए, जब हम कोई भी बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं। कभी सोचना बहुत त्वरित हो जाता है, कभी थोड़ा सा धीमे होता है, कभी कहते हैं यार सोच के बताएंगे, बड़ा जल्दी डिसीजन लेना ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सोचते तो हैं। तो कहने का मतलब ये पारस्परिक जो है तरीका जो है संचार जो है बहुत ही सामान्य तरीका है और यह संसार का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। इसको देखिए, इसके दो प्रकारों में बांटा गया है, इसको शाब्दिक में और अशाब्दिक में। ध्यान रखिएगा, हम किसको बांट रहे हैं? पारस्परिक संचार को बांट रहे हैं शाब्दिक में और अशाब्दिक में। किसमें? शाब्दिक में। और अशाब्दिक में किसको बांट रहे हैं? पारस्परिक संचार को बांट रहे हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, पारस्परिक संचार पे आते हैं। उसमें शाब्दिक को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, शाब्दिक संचार, इस विधि में भाषा का प्रयोग होता है ताकि दूसरे व्यक्ति या सभी जो है उपस्थित व्यक्ति समझ सके। इसमें किसका प्रयोग होता है? शाब्दिक संचार में। ध्यान रखिएगा, शाब्दिक मतलब कि शब्द से ध्यान रखिएगा, शब्द का प्रयोग होता है, चाहे वो मौखिक हो चाहे वह लिखित हो, ठीक है। किसका प्रयोग होता है? शब्द का प्रयोग होता है। और इसमें जो है मतलब कि ताकि दूसरा व्यक्ति जो है या सभी उपस्थित व्यक्ति जो है समझ सकें। शाब्दिक संचार दो प्रकार के हैं, मौखिक और लिखित। तो कहने का मतलब कि शाब्दिक संचार को दो रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शाब्दिक मतलब होता है शब्द, दो रूप में प्रस्तुत करते हैं, मौखिक और लिखित के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अब मौखिक भाषा को देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर से बता दें कि हम लोग पारस्परिक संचार यानी कि उसका जो है पारस्परिक संचार का क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं, जो शाब्दिक और है अशाब्दिक है। शाब्दिक पढ़ चुके हैं और अशाब्दिक यानी कि एक मिनट, ये जो है शाब्दिक में जो मौखिक और क्या है, मौखिक और जो लिखित है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फिलहाल जो है हम लोग मौखिक को पढ़ लेते हैं। देखिए, मौखिक संचार में भाषा द्वारा मौखिक संचार में भाषा द्वारा आदान प्रदान होता है। इसके साथ ही चेहरे के हाव भाव, इशारे आदि का भी प्रयोग किया होता है। टेलीफोन में, वीडियो में, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस मेल, इंटरनेट आदि में सभी संचार होता है। मौखिक संचार जो है आवाज़ की गति, पिच, शब्दों का साफ उच्चारण और मॉड्यूलेशन पर प्रभावित होता है, ठीक है। देखिए, मौखिक का मतलब होता है कि मुंह से बोल के, सीधी सी बात है। चाहे आप फ़ोन पे बोलिए, रेडियो पे बोलिए, टेलीविजन बोलिए, व्हाट्सएप पे बोलिए, इंटरनेट पे बोलिए, चाहे जिस पे बोलिए, मौखिक का मतलब होता है कि बोलकर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है देखिए, कभी कभी फ़ोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो आपको जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है, तो उच्चारण साफ नहीं हो पाता, मॉड्यूलेशन जो है अच्छा नहीं हो पाता, वीडियो की क्लियरिटी नहीं आती, तो क्या कहेंगे वहाँ पे? कहेंगे कि देखिए जो है हमारा जो भी संचार है, कम्युनिकेशन है, सही से नहीं हो पा रहा है, मतलब कि जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि मौखिक में जो है आपके आवाज़ की गति, पिच, साफ उच्चारण, मॉड्यूलेशन सब कुछ निर्भर करता है। अब देखिए, मौखिक संचार के लाभ क्या है? मौखिक संचार के क्या लाभ हैं? फीडबैक व प्रत्युत्तर उसी समय प्राप्त हो जाता है। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि भैया खाना खा लिए, तो बोलता है हाँ खा लिए, ठीक है। अच्छा, कल कहाँ जाओगे? तो यहाँ जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको तुरंत जो है उत्तर मिलता जाता है, फीडबैक जो है उसी समय प्राप्त हो जाता है। आमने सामने संचार करने से एक दूसरे के हाव भाव दिखते हैं, इससे बात समझने में आसानी होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब हम आपस में एक दूसरे के पास बैठ के बात करते हैं तो हाव भाव समझ में आता है कि हाँ भाई, आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, वो कैसे बातचीत कर रहा है, ठीक है, वो कैसे क्या कहना चाह रहा है। और जब आई कांटेक्ट होता है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं इसके लाभ में। दूसरे व्यक्ति की शारीरिक भाषा देख पाने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति की नीयत, इरादा एवं उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। देखिए, कभी कभी जो है कहते हैं ना कि जो 55% होता है पर्सनालिटी की झलक जो है देख के पता की जा सकती है कि आदमी जो है कपड़ा कैसे पहना है, कैसा दिखता है, वो कैसा एक्सप्रेशन देता है। तो 55% तो देख के पता चल जाता है। उसके बाद जो 45% बचता है, जब बोलेगा, अपना ज्ञान देगा, तब जाके उसकी पर्सनालिटी की पता चलेगी। तो कहने का मतलब वही है कि उसके हाव भाव, नियत, इरादा जो है देख के पता चल जाता है। तो जो है ये मौखिक कम्युनिकेशन में ये फ़ायदा है। अब इसकी हानियाँ देख लीजिए, ठीक है, हानि देख लीजिए। हानियों में क्या है?
आमने सामने के संचार में व्यक्ति को इतना समय नहीं मिल पाता कि वह विषय पर गहन चिंतन कर सके और साथ ही साथ अपने विचार प्रकट भी कर सके। ठीक है, देखिए कभी कभी मामला बड़ा गुड़ होता है, जैसे किसी से कोई पूछता है और उस पर उसको जो है डिसीजन लेना कम समय में बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 नौकरियां लग जाती हैं एक ही समय और सब सेम ग्रेड पे की लगती हैं, तो कभी दूर होता है, कभी नज़दीक होता है, किसी में पावर होता है, किसी में पावर कम होता है, आराम होता है, तो आदमी बड़ा सोच में पड़ जाता है कि पावर को लें कि आराम को लें। ठीक है, और मतलब कि कहने का मतलब है कि कुछ टेंशनाइज भरी नौकरियाँ होती हैं, कुछ सिंपल नौकरी, तो आदमी जो है ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरता है कभी कभी कि उसको समय चाहिए किसके लिए, डिसीजन देने के लिए, और मौखिक कम्युनिकेशन में नहीं मिलता है। तो बेस्ट यही उपाय होता है कि देखिए भैया इस सोच के बताएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, समय लेके थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखित संचार पे आते हैं। किस पे आते हैं? लिखित संचार पे ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है इंटरपर्सनल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि पारस्परिक संचार के बारे में पढ़ रहे हैं, जो 2 भागों में बटा था, शाब्दिक और अशाब्दिक में। शाब्दिक के 2 पार्ट थे, मौखिक और लिखित। मौखिक पढ़ चुके हैं, लिखित पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं बार-बार इसलिए रिवाइज़ करता हूँ कि आपका ध्यान कहीं और ना चला जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किसका पार्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ कराता हूँ। ठीक है, देखिए अब लिखित संचार के बारे में आते हैं। यह जो है हस्तलिखित या प्रिंटेड रूप से हो सकता है। किससे हो सकता है? हाथ से। हस्त मतलब कि हाथ से लिखा हो सकता है या प्रिंटेड हो सकता है। इसमें चिन्हों की सहायता भी ली जा सकती है, या फैक्स, रिपोर्ट, ईमेल, विज्ञापन, संदेश, एसएमएस जो होता है, एसएमएस होता है, रूप में लिखा जा सकता है। अब कहने का मतलब कि जो भी संचार, जो भी अपने विचारों का प्रकट करना होता है, जो भी आपको ज्ञान देना होता है, अगर आप लिख के देते हैं, चाहे वो ईमेल पे लिखिए, फैक्स पे लिखिए, रिपोर्ट, विज्ञापन पे लिखिए, एसएमएस से लिखिए, चाहे हाथ से पेन कापी पे लिखिए, जहाँ जैसे भी लिखिए। ठीक है, लिखित संचार के लिए भेजने व प्राप्तकर्ता दोनों ही शिक्षित होना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, अगर लिखने के लिए भी शिक्षा चाहिए और जो पढ़ रहा है उसको भी शिक्षा चाहिए। मौखिक में तो बस भाषा ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान जो है अनपढ़ भी सीख लेता है, बस वो तो सुन सुन के। लेकिन जो लिखित भाषा होती है उसमें बेहद ज़रूरी है कि दोनों लोग क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। जो कौन जो प्रेषक है, संप्रेषण करने वाला, और जो रिसीवर है, ठीक है ना, जो जो ले रहा है उसको रिसीव कर रहा है संचार को। ठीक है, जो संचार को रिसीव कर रहा है यानी कि श्रोता, प्राप्तकर्ता और संप्रेषक दोनों जो है क्या होना चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। संप्रेषक और श्रोता जो है आप नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा इसका। ठीक है, उसमें बेहद ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए उसे उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लिखित संचार की गुणवत्ता व्यक्ति के भाषा ज्ञान, व्याकरण, लिखने का तरीका, स्पष्टता, बारीकियों की समझ आदि पर निर्भर क्षमता करती है। देखिए अब आपको लग रहा है कि अरे संचार करना है तो इसका क्या रोल है, व्याकरण का क्या रोल है, स्टाइल, तरीका, स्पष्टता का क्या रोल है। देखिए कभी कभी कामा के वजह से जो है अर्थ बेअर्थ हो जाता है। आप व्याकरण अगर ढंग से पढ़े होंगे तो आपको ये बातें पता होंगी। ठीक है, फिलहाल मैं व्याकरण पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ को जब डिटेल में पढ़ते हैं तो हम एक एक पॉइंट को गुड़ तरीके से ध्यान से रखते हैं। अगर यही लाइन जो है आपको 3 स्टेटमेंट बना के आ जाएगा और इस लाइन पर आप ध्यान नहीं देंगे तो जो है आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए मैं इस चीज़ को ध्यान रहा हूँ। देखिए लिखित संचार में भाषा का ज्ञान होना, व्याकरण, लिखने का तरीका, स्पष्टता और बारीकियों की समझ की क्षमता बेहद ज़रूरी है। ठीक है, देखिए जब भी कोई ऑफिशियल वर्क होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं कोई भी जियो, तो उसको जो नीचे के एम्प्लॉई होते हैं, जो बड़े-बड़े आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, उसको 1000 बार पढ़ते हैं। ठीक है, कि कहीं जो है भाषा में तो गलती नहीं है, अगर भाषा में गलती हो गई तो ये पूरे ज़िले में सर्कुलेट होगा, अर्थ का बेअर्थ हो जाएगा और सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि भाषा का बड़ा रोल है। तो लिखित भाषा में इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब लिखित संचार के लाभ। ठीक है, लिखित संचार के लाभ, तो देखिए लिखित संचार के लाभ पे आते हैं। देखिए संदेश को भेजने से पहले संपादित व संशोधित किया जा सकता है। देखिए एक बार जो मुख से बोली निकल गई वो तो चेंज नहीं होगा, बाद में सॉरी बोल के भले चेंज किया जाए, लेकिन संदेश भेजने से पहले आप जो है इसको पढ़ के फिर से संशोधित कर सकते हैं। अच्छा, संदेश के अभिलेखों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, हम जितने भी हिस्ट्री पढ़ते हैं वो किस पे बेस्ड होता है, सब अभिलेखों पे बेस्ड होता है। ठीक है, वो जो है हमारे पूर्वजों का जो लिखा हुआ है, जो हमारे पुराने क्या बोलते हैं विद्वान लोग हैं उस चीज़ों को लिखे, वहाँ से पढ़ पढ़ के हम इतिहास की रचना किए हैं, हमारे विद्वानों ने किया है, कहने का मतलब है। तो
वहाँ से हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं बताइए, संदेशों को सुरक्षित रख सकते हैं। और संदेश देखिए, जब भी कोई ऑफिशियल चीज़ जारी होता है तो कभी भी मुंह से बोल कर नहीं होता है, उसका एक जीओ जारी होता है जिसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि हाँ आपको ये काम करना है, और उस पर साइन होता है बेकायदे बड़े ऑफिसर का। फिर जब इस नीचे ऑफिसर पे जाता है वहाँ भी साइन होता है, तो एक डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ भैया आपने ये आदेश दिया था तभी हम इस आदेश को फॉलो कर रहे हैं। मुंह से कोई आदेश को नहीं मानता है, कहेगा वो कह देगा अगले कोई गड़बड़ हो गया तो अगले कह देगा हमने कहा था। लेकिन जो लिखा हुआ रिकॉर्ड है उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्यों? क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो जो अभी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं वो जो है लिख के दी जाती हैं, ठीक है। कभी भी आपको नौकरी देखिएगा लिखा आता है, नौकरी का लेटर आता है, चाहे किसी भी बड़े ऑफिशियल चीज़ आती है तो कभी भी लिखित पेपर पे आता है। ये नहीं कि मुंह से बोल देंगे हाँ आओ आओ तुम्हारा नौकरी लग गया है, ऐसा कुछ नहीं आता। जो लिखित चीज़ें आती हैं वो क्या होता है, आपके पास एक प्रमाण होता है, प्रूफ होता है, उसको लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं या न्यायालय में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है लिखित संदेश को प्राप्तकर्ता अच्छे से समझ सकता है और बाद में प्रत्युत्तर भेज सकता है। जो लिखित संदेश का प्राप्तकर्ता है वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है और बाद में प्रत्युत्तर भेज सकता है। क्यों? क्योंकि वह भाषाओं को ध्यान से देखेगा कि हाँ आपने क्या कहना चाह रहे हैं, और उसका उत्तर भेजेगा। उसके बाद सोचने का भी समय होता है। ऑफिशियल वर्क में और इन सब चीज़ों में, लिखित वर्क में आपको समय दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हानियाँ देख लेते हैं, लिखित संचार की हानियों पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हानियाँ देखिए क्या क्या है। प्रत्युत्तर उसी समय प्राप्त नहीं हो पाता। अगर किसी काम में तेजी है, भैया ये काम करना है, तो आपको जो उसी समय उत्तर नहीं मिलेगा, इसमें समय चाहिए, ठीक है। संचार में अधिक समय लगता है, बिल्कुल समय लगता है, क्योंकि जो है एक आदमी लिखेगा, फिर पहुंचाने का समय, या एसएमएस लिख करते हैं, फिर कभी नेट का स्लो तुरंत पहुंचता है, ठीक है, फिर उधर से वो लिखेगा तब आएगा। तो कहने का मतलब है कि एक जो मौखिक की अपेक्षा जो है अधिक समय लगता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संचार के प्रकार। संचार के प्रकार कितने प्रकार के थे, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, यानी कि पारस्परिक संचार। पारस्परिक संचार में क्या था, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में था क्या था, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित की हानियां पढ़ चुके थे, मौखिक लिखित होता क्या ये भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं अशाब्दिक, ठीक है। तो अब देखिए यह भाषा रहित संचार है। क्या है, इसमें भाषा नहीं होता है, भाषा रहित है। इसके अंतर्गत इशारे, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा, स्टाइल, आंखों द्वारा संपर्क, स्पर्श, आसन, पोस्चर, आवाज़ की टोन आते हैं, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें इशारे आते हैं, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा आती है, अरे इशारा करते हैं। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है वो क्या करता है, अशाब्दिक संचार करता है, ठीक है। अपने हाव भाव से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। आंखों द्वारा इशारा होता है, स्पर्श से जो इशारा होता है, आवाज़ की टोन होती है, ध्यान रखिएगा, आवाज़ की टोन होती है। मतलब कि जैसे कोई चिड़िया बोलती है आपको, तो वो किसी भाषा का प्रयोग नहीं करती है, वह अशाब्दिक भाषा का प्रयोग करती है। उसके अशाब्दिक भाषा से हम क्या समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये कौवा बोल रहा है, हंस बोल रहा है, कि कोयल बोल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके प्रयोग करते हुए व्यक्ति जो है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है, और दूसरा व्यक्ति जो उस संदेश को समझता है और उसके अर्थ निकालता है। मतलब कि हाव भाव का, चेहरे के एक्सप्रेशन का, स्पर्श का, जो भी चीज़ें हैं अशाब्दिक हैं, उसकी चीज़ों को समझ अगला आदमी जो है समझने की कोशिश करता है, और उसका अपने भाषा में अर्थ निकालता है कि हाँ अगला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। कई बार जो है अशाब्दिक संदेश जो है असल में उस शाब्दिक संदेश से जो कि दिया जा रहा है भिन्न होता है, ठीक है। जो भी क्या होता है, जो शाब्दिक संदेश होता है, जो अशाब्दिक संदेश होता है, असल में उस शाब्दिक संदेश से भिन्न होता है। इससे संदेश का प्रभाव कम हो जाता है। अशाब्दिक संचार के मुख्य तत्व निम्न है, अलग बात है। देखिए कहने का मतलब इनका समझिए कि कभी कभी जो है हाव भाव से जो गूंगा आदमी समझाता है, उसको जो है आदमी कुछ वो कहना कुछ और चाहता है, आदमी कुछ और समझ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये इतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, तभी तो इफेक्टिव नहीं है, तभी तो समस्या आती है। जो भाई गूंगे लोग हैं, ये जो इशारों समझाते हैं, उनको तभी तो समस्या आती है। तो कहने का मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है। अब देखिए अशाब्दिक संचार के मुख्य तत्व क्या क्या है, ठीक है। मुख्य तत्व देख लेते हैं। इसमें देखिए अशाब्दिक संचार में क्या होगा कि संदेश देने वाले की व्यक्ति की उपस्थिति, संदेश देने वाले व्यक्ति क्या व्यक्तिगत उपस्थिति होनी जरूरी है। व्यक्ति के कपड़े पहनने का तरीका, स्टाइल, बालों का स्टाइल, साफ सुथरा व्यक्तित्व, आसपास का वातावरण, सजावट, ठीक है। मैंने कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति जो है
वहाँ पे संदेश देगा उसको रहना जरूरी है, क्योंकि उसके हाव भाव से तो पता चलेगा कि बिना देखे कैसे पता चलेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जब हम लोग ट्रेन चलती है तो एक लाल झंडा लेकर खड़ा आता है, एक हरा झंडा लेकर खड़ा आता है, देखते होंगे आप लोग। तो क्या करता है वो भी अपने हिसाब से अशाब्दिक संदेश ही देता है किसको, ड्राइवर को, भैया सिस्टम सही है गड़बड़ है ये जो भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए इसका भी रोल है अशाब्दिक शारीरिक भाषा। अब देखिए चेहरे का हाव भाव, इशारे का, चलने का, फिरने का आसान तरीका, चेहरे के हाव भाव से भी जरूरी है किसमें, बताइए किसमें, अशाब्दिक संचार में। तो ये हम लोग अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं बताइए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि अशाब्दिक संचार के मुख्य तत्व, ठीक है। तो दो पढ़ चुके हैं। आवाज़ की टोन जो होती है, भारीपन, हल्कापन, बोलने का गति, बोलने का शब्द, ठीक है। कहने का मतलब जो आवाज़ का टोन है वो भी, मतलब कि आवाज़ की टोन है, देखिए इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, आवाज़ की टोन का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारीपन है, हल्का है, कैसा है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, हमारा पॉइंट खत्म हो चुका है। देखिए हम लोग क्या क्या आज पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं संचार के प्रकार। संचार के प्रकार में जो है कई प्रकार से बांटा गया था संचार के प्रकार को, ठीक है, जिसमें जो है शाब्दिक अशाब्दिक था, तकनीकी गैर तकनीकी था, भागीदारी था, औपचारिक अनौपचारिक था, लेकिन जो मुख्य था वो था इंट्रापर्सनल और पारस्परिक। तो इंट्रापर्सनल को हम लोग पढ़ चुके थे, जो अपने आप से आदमी बात करता है। पारस्परिक में जो है एक दूसरे से बात करता है, उसमें शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। शाब्दिक जो शब्दों का प्रयोग होता है उसमें जो है, तो उसमें दो प्रकार था, मौखिक था, लिखित था। मौखिक में मुंह से बोल के और लिखित में लिख के, ठीक है। उसकी लाभ और हानि भी पढ़ चुके थे। और उसके बाद क्या था, उसके बाद था अशाब्दिक। तो अशाब्दिक में हम लोग इशारों का, हाव भाव का, इसका प्रयोग कर रहे थे। उसमें क्या क्या उसके मूल तत्व हैं वो भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं संचार के कौशल पे। किस पे, संचार के कौशल पे। देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए जब बीटेक करेंगे तो भी मिल जाएगा, आप एमबीए करेंगे तो भी मिल जाएगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। हर जगह ये चैप्टर जो होता है कम्युनिकेशन वाला, ठीक है, हमने इस चीज़ को देखा है, तो ये ज़रूरी है। और हमें लगता है कि बीएससी ओसी चाहे कॉमर्स लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी आता होगा, क्योंकि ये बड़ा ही कॉमन चैप्टर में कई इस चीज़ को देखा हूँ। चलिए पढ़ लेते हैं, संचार के कौशल पे आते हैं। संसार को प्रभावी बनाने के लिए कुछ खास क्षमताएं होनी चाहिए, इन्हें जो है संचार के कौशल कहा जाता है। संचार को प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, देखिए कुछ खास क्षमताएं होनी चाहिए, इस संचार के कौशल, इस संचार को कौशल कहा जाता है। देखिए अब नेता तो बहुत होते हैं या अध्यापक भी बहुत होते हैं, पढ़ाते वही सब्जेक्ट हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा संचार का कौशल बड़ा बेहतरीन होता है। हो सकता है कि जो बहुत बेहतरीन पढ़ाता है वो कम ज्ञानी हो, किसके अपेक्षा, जो कम थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ाता है, नहीं समझा पाता है, लेकिन जो उसको संचार करने का जो ज्ञान है ना, कौशल है, उसके पास बड़ा गजब का है। चाहे वो नेता हो, नेता जो है अपने वाक कला से अपनी बातों को जो एकदम जड़ तक पहुंचाता है, इंसान के दिल तक पहुंचाता है और वोट लेके आता है। उसी तरह से जो है एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थी क्या चाहता है, एग्जाम की क्या डिमांड है और कैसे समझ पाएगा, उस कला को पकड़ता है, ठीक है। यही संचार के कौशल है, और उस कला को पकड़ के जो है विद्यार्थी को खुश करता है कि भैया देखो ऐसे होता है, वैसे होता है, ठीक है। और पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता है, और जब वो समझाने में जो है अगर वो सक्षम है तो समझिए कि जो है उसको संचार के कौशल पता है, ठीक है। देखिए तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संचार के कौशल क्या है। वाक कला में निपुण जो है बेहद ज़रूरी होता है। अगर किसी समाज में आपकी प्रतिष्ठा को मेंटेन रखना है, नेता बनना है, अध्यापक बनना है, ठीक है, तो बड़ा ज़रूरी होता है इस चीज़ें, ठीक है। आगे अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। अब देखिए व्यक्तिगत कौशल और क्षमताएँ, क्या इसमें व्यक्तिगत कौशल और क्षमताएँ, जैसे व्यक्तित्व, अपना रखरखाव, आत्मविश्वास आदि। व्यक्तिगत कौशल और क्षमताएँ, इसमें व्यक्तित्व आता है आपका, अपना रखरखाव और आत्मविश्वास। देखिए तीनों बेहतरीन चीज़ें हैं। व्यक्तित्व आपका कैसा है, ठीक है, आप किस व्यक्तित्व के हैं, निगेटिव हैं पॉजिटिव हैं। तो अगर आप पॉजिटिव व्यक्तित्व के हैं तो अंतिम क्षण में भी हिम्मत आप नहीं हारेंगे, ठीक है। अरे चलो यार लड़ते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। अपना रखरखाव, अपना रखरखाव से मतलब समझिए, मैं बताया ना कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका लुक कैसा है, वहाँ पे जहाँ भी आप अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आपका लुक कैसा है, आप अपने आप को कैसा दिखा रहे हैं। मैं बताया ना कि 55% लोग जो है आपको जज करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके अपीयरेंस से, कि आप जो है 55% कैसे हैं, ठीक है। देख के अपने आप अंदर अपने आप का आपका इमेज बैठाएंगे। आत्मविश्वास, जिस क्षेत्र के आप में महारता है, महारथी हैं आप, उसमें आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास आप खो दिए
तो पूरा का पूरा जो है आप जो भी आप ज्ञान लेके गए हैं, जो भी संदेश लेके गए हैं, आप पूरी तरह से वहाँ पे उड़ेल नहीं पाएंगे, विश्वास मानिए। और आत्मविश्वास ऐसी चीज़ है कि कम से कम जो है ज्ञान में भी जो आप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, बस ये घमंड में न बदले। पारस्परिक कौशल, ठीक है, पारस्परिक कौशल है, यह निर्भर करता है कि व्यक्ति को स्वयं का सही आकलन सुनने, व्यक्ति का सही स्वयं का सही आकलन, सुनने का कौशल, मौखिक संचार का कौशल, वार्ता करने का कौशल, ठीक है। सुनने के कौशल का अर्थ है कि सही रूप में संदेश सुनना या सही अर्थ निकालना, ठीक है। सुनने का अर्थ है कि सही रूप में संदेश को सुनना और सही अर्थ निकालना। कुछ लोग जो है सुनते तो हैं पर उसका अर्थ कुछ अलग ही निकाल लेते हैं। यह तो हो सकता है समझने में कमी हो, शब्दों का ज्ञान ना हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को आपको पारस्परिक कौशल में सही आकलन रखना है, सुनना है ध्यान से आगे वाले को, ठीक है। मौखिक संचार कौशल, आप अपनी बात जो कहने जा रहे हैं उसमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, भाषा का विशेष ध्यान होना चाहिए, शब्दों के पे कहाँ जोर देना है वह भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा स्पीकर बनना, एक अच्छा वक्ता बनना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। वार्ता करने का कौशल बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे रिहर्सल होता है ना। देखिए एक्टर क्या होता है, अपनी एक्टिंग को एक्टर अपनी एक्टिंग में जो उसकी जो भाषा होती है, जो डायलॉग डिलीवरी करने का क्षमता होता है, वो बड़ा गजब का होता है, तभी वो एक्टर होता है। जब वो बोलेगा, जब रोने की आवाज़ निकालनी होगी तो रोने की आवाज़ निकालेगा। हालाँकि उस पे विपत्ति नहीं आई है, लेकिन वो एक्टर है, तो इन चीज़ों को वह जो है समझा है और अपने संचार में वो बड़ा बेहतरीन तरीके से ढाला है, ठीक है। अब सीखने का कौशल पे आते हैं कि सीखने की इच्छा व कौशल जो है किसी भी व्यक्ति के अच्छे संचार पहचान की पहचान है। देखिए, कोई भी अध्यापक होगा, कोई भी एक्टर होगा, वो रात में रिहर्सल करता है, पढ़ता है चीज़ों को या उसको याद करता है। कोई भी नेता रात में अपनी स्पीच को रिहर्सल करता है, याद करता है हमें कैसे बोलना है, तो क्या करता है वो सीखता है, ठीक, चीज़ों को सीखता है कि हमें नई चीज़ें कल कैसे इंप्लीमेंट करनी है, कैसे जो है वहाँ पे जाके डिलीवरी करनी है अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सीखने की उसकी कौशल है। सीखने व दूसरों का जो है अवलोकन से कोई भी व्यक्ति अपना संचार कौशल को बढ़ा सकता है और सीखने का अनवरत प्रक्रिया है, ठीक है। सीखना तो जीवन का प्रक्रिया, हम लोग पढ़ चुके हैं अधिगम वाले में कि जब तक बच्चा पैदा होता है तब से लास्ट तक जो है सीखता जाता है कुछ ना कुछ अपने जो है जीवन में, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो है सही सीखना व दूसरों को अवलोकन करना जो है संचार कौशल को बढ़ाता है। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं डायलॉग कि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आपने जीवन में सीखना बंद कर दिया तो आप समझिए कि आपका जीतना बंद हो गया, ठीक है। तो जो है डेली से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। फिलहाल जो हम लोग संचार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संचार के माध्यम में भी चीज़ों को सीखा जाता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सफलता के अवसर भी बढ़ेंगे, किससे, सीखने से। यह एक हस्तांतरित और ट्रांसफरेबल कौशल है। आगे बढ़ते हैं, नेता के कौशल, ठीक है। किस पे आते हैं, नेता कौशल यानी कि लीडरशिप स्किल। किसी भी कम्युनिकेटर के लिए नेतृत्व के गुण होना आवश्यक है। किसी भी कम्युनिकेटर के लिए नेतृत्व का गुण होना आवश्यक है। इस कौशल के चलते वह अन्य लोगों तक अपना विचार पहुंचा सकता है और उन्हें प्रभावित कर सकता है। समूह की गतिविधियों में प्रबंधन और खतरनाक परिस्थितियों में एक अच्छा कम्युनिकेटर निर्देश दे सकता है और लोगों को सही दिशा दे सकता है, ठीक है। देखिए, ये मत समझिएगा कि जो सिर्फ जो प्रधानमंत्री होता है वही नेता होता है, जो मुख्यमंत्री होता है वही नेता होता है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के ग्रुप का लीडर हो कि हाँ भैया ऐसा डिसीजन लिया जाए। एक जो है स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, अपने सिस्टम का वो लीडर होता है, नेता होता है, नेतृत्व करता है, ठीक है। जो बॉस होता है अपने ऑफिस का लीडर होता है, नेता होता है कि उसके तरीके से ऑफिस चलता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो कुछ लोग जिसके अंडर काम करते हैं वो अपनी चीज़ों का नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व मतलब क्या हो गया, उस चीज़ का वो नेता है, लीडर है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप का स्किल होना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो क्या करेगा, वो अपने जो नीचे के एम्प्लॉई हैं उनसे अच्छे तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो ढंग से काम नहीं ले पाएगा। कुछ लोग उससे दुखी रहेंगे, कुछ लोग सुखी रहेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो है सिस्टम में तनाव फैलेगा। तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी होता है। प्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए, इस कौशल का अर्थ है कि अपने ज्ञान को स्पष्टता और प्रभावी ढंग से पेश करना। आज के समय में जो है कौशल कॉन्फ्रेंस और सभाओं की आवश्यकता हो गया है। संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अस्पष्टता और प्रभावी ढंग से पेश करना, ठीक है। क्या होता है प्रेजेंटेशन, आप जो भी चीज़ों को कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज हमको लेक्चर देना है, हम किस पर दे रहे हैं लेक्चर, संचार के प्रकार पर और स्किल कौशल पे। तो इसको आप ये मत समझिएगा कि सर जी आए हैं किताब का जो इसके जो भी किए फ़ोटो खींचे और जो है पढ़ाना चालू कर दिए।
तो ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, चूँकि हम बुक का सहारा इसलिए लेते हैं कि एक हमारा बैकअप बने कि हाँ, आप भी विश्वास करें कि नया-नया चैनल है, थोड़ा-सा विश्वास करें। और पढ़ना पड़ता है, उसका गुड जो है बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हाँ, यहाँ पे बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है, क्या इसका मेन कंसेप्ट है, इस पे जो है विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं और स्पष्ट होके अपने जो है प्रेजेंटेशन को प्रभावी बनाना चाहते हैं कि हाँ, आपके दिमाग पे अच्छा छाप छूटे और हमारे साथ जो भी बहनें जुड़ी हैं, अपने एग्जाम में अच्छा करें। तो ऐसे ही जो भी नेतृत्व करता होता है, जिसको भी प्रेजेंट करना होता है, वो क्या करता है, अपने प्रेजेंटेशन को प्रभावी बनाने की कोशिश करता है। अब देखिए, एक पीपीटी प्रेजेंटेशन है, जिसको कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पीपीटी, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीपीटी का प्रयोग करते हैं लोग। इसमें क्या होता है, देखिए, रंगीन टेम्पलेट होता है और उसमें जो है चीज़ों को ऐड किया जा सकता है चित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, और समझाने का एक बेहतरीन अच्छा ढंग होता है कि ताकि जो है लोगों को जो है इंटरेस्ट आए और जो है लोग बोर ना हो, क्योंकि कभी-कभी मीटिंग बहुत बड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। ऑफिसों में जो मीटिंग बहुत लंबी हो जाती है, उसमें जो है लोग सोने लगते हैं। तो ये पीपीटी इसलिए रखा गया कि जो है जैसे चार्ट के माध्यम से उसमें वीडियोज़ डाल के या अन्य-अन्य तरीके से जो है उसको और बेहतरीन जो है इंटरेस्टिंग बनाया जाए, रोचक बनाया जाए और लोगों को समझाने की कोशिश की जाए। आगे बढ़ते हैं, लिखने का कौशल। किस पे आते हैं हम लोग? लिखने के कौशल पर आते हैं। देखिए, यह संचार का एक मुख्य भाग और कौशल है। हम क्या पढ़ रहे हैं? संचार के कौशल पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये संचार का एक मुख्य भाग और कौशल है। इससे व्यक्ति अपने विचार व संदेशों को स्पष्टता के साथ बहुत ही लोगों तक पहुँचा सकता है। अगर आप लिखने के कौशल में माहिर नहीं हैं, आपके व्याकरण रूप से गलती है या आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आप जो है अच्छा छाप नहीं छोड़ सकते हैं, प्रभावी छाप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। कई बार रिपोर्ट लिखनी होती है, कई बार जो है योजना और रणनीति बनानी होती है, तथा कौशल काम में आता है। यह कौशल काम में आता है, यह कई बार प्रेस विज्ञप्ति होती है, ठीक है। जैसे देखिए, जो भी चीज़ें होती हैं, कई बार जो आपको नोट्स बनाना पड़ सकता है, रिपोर्ट बनाना पड़ सकता है, एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है, किसी को जो है संदेश देना पड़ सकता है, तो लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपके जो है लिखित भाषा में कौशल बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप इस जो है वहाँ पे आप प्रभावी कम्युनिकेशन कर पाएंगे, यानी कि इस स्किल को डेवलप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, संख्या कार्यों का कौशल। क्या है ये? संख्या कार्यों का कौशल। यह अच्छी नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल है, न केवल वैज्ञानिकों अपितु अकाउंटेंट और टैक्स के लिए भी। यूरोप व अमेरिका में भारतीय इसी कौशल के लिए जाने जाते हैं, वे वहाँ अच्छी नौकरियाँ पाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे अच्छे-अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, वो चले जाते हैं विदेश। क्यों? उनको न्यूमेरिक ज्ञान ज़्यादा है, गणित का ज्ञान ज़्यादा होता है, गणित अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है इंडिया में। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो संख्यात्मक कौशल होता है, वो अच्छे-अच्छे पदों के लिए, साइंटिस्ट टाइप के लोगों के लिए, अकाउंटेंट टाइप के लोगों के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। या जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होते हैं, उनको भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, तनाव प्रबंधन कौशल, बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संचार प्रक्रिया के अंतर व्यक्ति का तनाव प्रबंधन भी आना चाहिए। भावनात्मक परिस्थितियों से व्यक्ति पहले अपने आप को शांत स्थिति में ले आना चाहिए, फिर परिस्थितियों का आकलन करके जो है समझदारी से आदान प्रदान शुरू करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि रास्ते से जा रहे हैं, किसी एक्सीडेंट को आपने देख लिया, आपको आपको एक मीटिंग में प्रेजेंटेशन करना है, तो आप उस हादसे को देख के अपने आप दिमाग में घुमाएंगे तो क्या होगा, आप वहाँ से सही से आप अपनी मीटिंग को हैंडल कर पाएंगे, अपना प्रेजेंटेशन आप सही से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि उसको उस स्किल में तनाव प्रबंधन में आपको आनी चाहिए, सब कुछ भूल के, ठीक है, सब कुछ भी भूल के जो है आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने संचार पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि जो भी एम्प्लॉई आपके नीचे वर्क कर रहे हैं, आप उनको पूरी की पूरी बात समझा सकें, ठीक है। तो फिलहाल आप मुख्य सेविका हैं, आपके अंदर जो है बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काम करेंगी, तो आपको भी यही काम करना है कि आपको भावनाओं में बहुत नहीं बहना है, आपको तनाव में भी नहीं आना है कि ऊपर से अधिकारी ने डांट दिया तो हम अपना जाकर भाड़ा उन पर निकाल दें। क्यों? क्योंकि आप वही काम करेंगे तो जो है आपका व्यवहार नीचे के एम्प्लॉय से खराब होगा, ठीक है। आपको ये विशेष चीज़ों को ध्यान रखना है और तनाव प्रबंधन करके जो है अपना काम को करना है। आगे बढ़ते हैं, सुनना। क्या है? सुनना, लिसनिंग। देखिए, सुनना संचार का एक महत्वपूर्ण कौशल है, यह व्यक्ति को दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। कहते हैं ना कि अगर ढंग से सुनोगे नहीं तो बोलोगे क्या, ठीक है। अगर ढंग से सुनोगे नहीं तो क्या बोलोगे।
तो कहने का मतलब है कि सुनना भी संचार जो है, सुनना संचार का क्या है, एक महत्वपूर्ण कौशल है। एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। जितना भी अधिक एक व्यक्ति दूसरे की बात सुनता है और समझता है, उतना ही अधिक उन दोनों के बीच अच्छा विचारों का आदान प्रदान होता है। जो भी व्यक्ति जो है अच्छे से सुनेंगे आप किसी चीज़ को, तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। आधा अधूरा सुनेंगे तो कहाँ से जवाब दे पाएंगे उसकी बातों का, ठीक है। और कम्युनिकेशन सही से नहीं होगा, कम्युनिकेशन उसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन गैप हो गया, मतलब कि आपने उसकी बातों सही सुना ही नहीं, सही से जवाब कैसे दे पाएंगे। और कहने का मतलब है कि आप पे जो है, जो दोनों का जो विश्वास है वो भी थोड़ा सा कम हो गया, हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमको इग्नोर कर रहे हैं। तो आई कंटेक्ट बना के किसी चीज़ को सुनना चाहिए आपको, ठीक है। अब आते हैं अवलोकन पे, ऑब्जर्वेशन पे। किसी व्यक्ति को जो है अशाब्दिक संचार को अवलोकन करने से संचार में मदद मिलती है। किसी व्यक्ति को कि अशाब्दिक संचार को अवलोकन करने से संचार में मदद मिलती है। जो व्यक्ति अशाब्दिक संचार को समझने में सक्षम हो, वह मौखिक संचार के पीछे छिपी भावनाओं को समझ सकता है और वह अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति की अशाब्दिक संचार को अवलोकन करने से संचार में मदद मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अशाब्दिक संचार करने वाले को समझ लेता है, वह जो है उसकी अवलोकन क्षमता बड़ा ही बेहतरीन है। वो मौखिक भाषा तो आम समझेगा, लेकिन जो अशाब्दिक संचार की क्षमता को समझने की, अवलोकन करने की क्षमता रखता है, वह जो है मौखिक भाषा को भी पीछे भावनाओं को समझ सकता है कि इसके पीछे भावनाएं क्या हैं। चलिए बनो, इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।